नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। क्या आपको पता है आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं? आपके सिर के बालों में रुसी क्यों आती है? आप सिर से गंजे क्यों हो रहे हो? या फिर आपके बाल बढ़ क्यों नहीं रहे? तो उसी का समाधान आज हम करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको वे फार्मूले दूंगा जो हमारी दादी नानी तो करती ही थी, बल्कि हमारे ऋषि मुनि वैद्यराज भी इसको करते थे और उन्हीं के द्वारा उनके बाल 6-6, 8-8 फीट तक हो जाते थे और 100 वर्ष की आयु तक भी उनके बाल नहीं झड़ते थे। आइए सुनते हैं बालों के रोग। दोस्तों, आज आधुनिक जो चिकित्सक होते हैं उनसे भ्रमित होकर कई व्यक्ति और एलोपैथी डॉक्टरों का भी यही कहना है कि नाक कान में तेल कभी मत डालो, सिर में भी तेल कभी मत लगाओ, बालों को रूखा रखो और सिर में आधुनिक तेल लगाओ। इससे बाल भी मुलायम रहेंगे और सेट भी रहेंगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनि वे केवल तपस्वी ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने शरीर व प्रकृति का सूक्ष्मतम अध्ययन करने के बाद ही शरीर के किस अंग को किस चीज की कितनी और कब आवश्यकता है, इसके विषय में बहुत ही अच्छी तरह समझाया। उन्हें मालूम था कि नाक कान में डाला गया तेल मस्तिष्क व बालों को पोषित करता है। इसके साथ साथ सिर पर तेल लगाने से बालों को पोषण तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ वह दिमाग को भी तरोताजा रखता है। सिर में लगाया गया तेल आंखों में खून पहुंचाने वाली नसों में भी वह सीधा मस्तिष्क में जाता है। यही तेल आंखों में जा रही नसों को भी शक्ति देता है तथा इसी के साथ नासिकाओं में चिपका हुआ कफ व दूषित वायु भी निकल जाता है। एलोपैथी डॉक्टरों का मानना है कि बालों का गिरना, गंजपन आना, बालों का सफेद होना एक स्वाभाविक क्रिया है। यदि ऐसी बात होती तो 16-17 साल के बच्चों के बाल क्यों जल्दी गिर जाते हैं, उनके बाल क्यों जल्दी सफेद हो जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। कारण स्पष्ट है। आधुनिक डॉक्टर शरीर के अवयवों के बारे में ही जानते हैं। वात, पित्त, कफ क्या है, इसका उन्हें कै है गए भी नहीं मालूम। वे इन तीनों की शरीर में उपस्थिति ही नहीं मानते, तो उनके प्रभाव को क्या मानेंगे? दूसरी ओर हमारे ऋषि मुनियों का मानना है कि हमारा संपूर्ण शरीर वात, पित्त व कफ पर टिका हुआ है। उनका स्पष्ट मत है कि खान पान का असर तो बालों पर पड़ता ही है, इसके साथ साथ हमारे क्रोध का असर भी बालों पर पड़ता है। उनका मानना है कि क्रोध, शोक व अधिक परिश्रम से पित्त कुपित होता है। इस कारण शरीर में पैदा हुई गर्मी सिर में जाकर बालों को सफेद कर देती है तथा इसी से बाल झड़ने भी लगते हैं। यह प्रकोपित अग्नि वायु व कफ को भी प्रकोपित कर देती है, इसलिए भी बाल झड़ते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग की हमारे ऋषियों को इतनी सूक्ष्मतम जानकारी थी। हमारे ऋषियों ने जहां बालों के पोषण के लिए तेल की व्यवस्था दी है, वही बालों में पहुंचे हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने हेतु उन्होंने कुछ तेल, कुछ घनवटी व कुछ शोधन के लिए औषधियां या क्वाथ बनाए हैं। तो उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम आज जानते हैं कि बालों की समस्या जड़ मूल से कैसे समाप्त करें।
पहली बात तो बालों को धोना कैसे चाहिए और उन पर क्या लगाना चाहिए, तो हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ है उन्हीं पर बात करेंगे। बाल धोने, मुलायम व चिकने बनाने के लिए क्या करें। किसी को यदि बाल लंबे भी नहीं है, बाल झड़ते भी है और बाल रूखे रूखे रहते हैं, उसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं बताता हूँ। रीठा लेना आधा भाग और नीम के फल मतलब निमोली का लेना है 1/4 भाग। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी वो भी आपने 1/4 भाग ले लेना है और शिकाकाई वो लेना है 1 भाग और उसमें आंवला भी 1 भाग लेकर इन सबको कूट पीस कर छान कर रख ले। अब ये जो पाउडर बन जाता है इसको 50 ग्राम लेना है। इस 50 ग्राम पाउडर को 6 किलो पानी में पूरी रात भर भिगो के रखना है। सवेरे इसे उबालकर छान ले तथा हल्का सा गर्म रहने पर 1 चम्मच नारियल तेल व कुछ बूंदे नींबू की डाल ले। जैसे 10 ml के बराबर आप नींबू की बूंद इसमें डाल सकते हैं। इसी पानी से बाल धोए तथा उसके बाद साफ पानी से बालों को धो ले। इससे बाल साफ तो होंगे ही होंगे, मुलायम, चिकने, घने व बाल झड़ेंगे नहीं। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है दोस्तों। किसी किसी को खारे पानी से क्या सिर में पपड़ी जम जाती है और वो अलग अलग शैम्पू करते रहते हैं लेकिन उनकी पपड़ी खत्म नहीं होती। खासकर सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करें। तो एक बहुत ही आसान जो हमारे घर पर भी मिल सकता है और सामान्य पंसारी के पास भी मिल जाता है, वो फार्मूला सुनो। मेहंदी के पत्ते, बेल का गुदा, मेथी के बीज और रीठे के छिलके और आंवला, इन 5 चीजों को आपने 200-200 ग्राम लेना है। उसके बाद शिकाकाई की फली, ब्राह्मी और भांगरा का पंचांग, इन तीनों चीजों को आपने 100-100 ग्राम लेना है और नीम के सूखे पत्ते वे आपने 50 ग्राम लेना है और 12 लीटर पानी लेना है। अब इसको कैसे बनाएं। बेल का गुदा, मेथी के दाने, आंवला और शिकाकाई की फली, इनको मोटा मोटा कूट लेना है। बाकी चीजें ऐसे ही रहने देना है। कोई ऐसा एल्युमिनियम का पतीला लो जिसमें 25 लीटर तक पानी आ जाए। अब शाम को 4-5 बजे के समय इन सबको हल्का सा गर्म कर दो और पूरी रात ऐसे ही रखा रहने दो भीगने के लिए। दूसरे दिन क्या करना है, सुबह धीमी धीमी आंच पर इनको पकाए। इनको इतना उबाले कि ये 10 लीटर पक जाए। फिर इसे उतारकर खूब ठंडा होने दे और अच्छी प्रकार से छान लेना है। आप नाक और मुंह पर कोई कपड़ा बांध सकते हैं क्योंकि हम कुछ केमिकल मिलाएंगे इसमें। वो केमिकल कौन कौन से हैं। नंबर 1 सोडियम लोरेल सल्फेट, ये आपने 2.5 किलो लेना है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, ये आपने 500 ग्राम लेना है। फिर आपने लेना है मेथाइल और बेन सोडियम, ये 25 ग्राम लेना है। फिर लेना है नंबर 4 पर सोडियम मेटाबिल सल्फेट, ये 25 ग्राम लेना है। इन सब चीजों का पाउडर लेना है क्योंकि लिक्विड
नहीं लेना है, ये ध्यान रहे। लिक्विड चीज होती है वो काढ़े में जल्दी से मिलती नहीं, क्योंकि वो शैम्पू जैसी होती है और शैम्पू जैसी चीजें इस काढ़े में नहीं मिलेंगी। अब इस काढ़े को हल्का सा गर्म करके बाद में ये सब चीजें उसमें डाल दे और धीरे धीरे किसी लकड़ी से मिलाए। काढ़ा ठंडा होगा। यदि हम इनको ठंडे काढ़े में डाल देंगे तो ये पूरे केमिकल अच्छी प्रकार से मिलेंगे नहीं, इसलिए हम काढ़े को गर्म करते हैं। ये सभी चीजें मिलाने के बाद 24 घंटे तक ऐसे ही रखे रहना है। अब 24 घंटे बाद ये जो 10 लीटर बना है ये तेल, इसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 160 ml की मात्रा में मिला दे। इसके मिलाने से शैम्पू में अच्छी चमक बन जाती है। एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि जो हमने सोडियम लोरेल सल्फेट में लिया है, इसको आपने लिक्विड के रूप में नहीं लेना है, इसको आपने पाउडर के रूप में ही लेना है। ये आप ध्यान रखें। इसके कारण क्या होता है, शैम्पू में चमक अच्छी आती है। लेकिन आपको सावधानी एक जरूर रखना है, वो क्या है, शैम्पू जब बन जाता है, हमको कई बार लगता है कि शैम्पू बहुत गाढ़ा हो गया, उसमें हम कुछ पानी मिला देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कदापि न करें, नहीं तो सारा शैम्पू क्या हो जाएगा, झाग बनकर बाहर निकल जाएगा। हाँ, यदि आपको लगे कि 10 लीटर से कुछ कम उतरा है तो आप इसको अलग से कुछ पानी गर्म करके उस काढ़े में मिला सकते हैं, उसके बाद ही केमिकल वाले पाउडर में मिलाएं। तो ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है, आप इसको प्रयोग करें, क्योंकि इस प्रयोग को करके एक पुराने वैद्य जी हैं, वैद्य सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, जो विनोदपुरी दशरथपुरी बस स्टैंड के पास डाबरी मोड़ पर रहते हैं। वो इसको कई वर्षों से प्रयोग में लाते रहे हैं और बहुतों को फायदा पहुंचाया है। एक और मैं दवा बताता हूं, दवा तो नहीं है, वो एक फार्मूला है जो आप घर में सामान्य विधि से प्रयोग कर सकते हैं। केवल 3 चीज लेने हैं, आंवला, रीठा और शिकाकाई, तीनों बराबर मात्रा में ले लें और उनको कूट पीस लें, ये चूर्ण बन जाएगा। अब इस चूर्ण को आपने 15 ग्राम लेना है और 250 ग्राम पानी में मिलाकर रात भर ऐसे पड़ा रहने दो। सुबह इसे अच्छी तरह मसल ले और कपड़े से छान ले और इस पानी को बालों पर लगाकर अच्छी प्रकार से मसले। 15-20 मिनट बाद साफ पानी से बालों को धो ले। तो ये एक सामान्य फार्मूला हो गया, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके बालों को मजबूत, घना और लंबा बनाएगा। अब यदि किसी के बाल बहुत टूटते हो और रूसी भी बहुत ज्यादा हो, तो मैं एक शैम्पू बताता हूं, उसको भी आप घर पर बना सकते हैं। 1.5 किलो पानी में रात को रीठे के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल दें, सवेरे हाथ से इसको मसल ले, यह बढ़िया शैम्पू तैयार हो गया। अब पहले बालों पर गुनगुना गर्मियों में ताजा पानी डालकर बालों को गीला कर ले। अब इस रीठे के घोल को आधी मात्रा में बालों पर धीरे धीरे मसले। 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दे। उसके बाद बालों को धो ले तथा रीठे के बचे हुए घोल से फिर बालों को मसले। इसके 5 मिनट बाद सादे पानी से फिर बाल धो ले। यह प्रयोग हर 4 दिन बाद करें। यह सबसे बढ़िया शैम्पू है। साबुन का प्रयोग इसमें कभी न करें, इससे भी बाल आपके बहुत सुंदर होंगे। आगे मैं आपको बालों का तेल भी बताऊंगा। तो आपको यदि कोई भी शैम्पू या कोई भी अच्छी किस्म का तेल चाहिए तो आप हमारे केंद्र पर भी ले सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप खुद भी बना सकते हो।
मैं तो यही चाहूँगा कि किसी अच्छे पंसारी से अच्छी जड़ी बूटियों को ला करके आप खुद बनाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको समझे और प्रयोग करें। अंत में आप सबको राम राम, जय माता जी की।